हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है डिलीवरी। बहुत हुआ सौरभ, तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है? क्या ये बच्चा सिर्फ मेरा है? क्या बच्चा पैदा करने के बाद माँ तुरंत रिकवर हो जाती है? तुम्हें अंदाज़ा भी है? प्रेगनेंसी के 9 महीने तरह तरह के बदलाव सहन किए। चिड़चिड़ापन, उल्टी की शिकायत, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया था। फिर भी माँ जी ने मुझसे आखिरी दिन तक घर के सारे काम कराए, पटले पर बैठकर कपड़े बर्तन धुलवाए, चक्की चलवाई ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। मगर हुआ क्या, डॉक्टर ने अचानक सीजर बोल दिया। 10 दिन तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। उस पर भी बच्चे को फीड कराना एक बड़ा संघर्ष जैसा लग रहा है। उसका पेट नहीं भर पाती, अपने आप को दोष देती हूँ। रात भर सोता नहीं, सूसू पोटी से परेशान रहती हूँ। कहने को 30 दिन होने आए, मगर कोई कमरे में मेरी मदद करने नहीं आता। अरे यार, तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी के नियम सूतक 40 दिन तक कोई भी कमरे में नहीं घुसेगा। वो तो आज मेरा मन मुन्ना को देखने का कर गया तो ऑफिस जाने से पहले आ गया। और तुम्हें पता है मम्मी के घुटनों में कितना दर्द रहता है। दोनों बहनें कॉलेज जाती हैं, और फिर तुम कौन सी दुनिया की पहली औरत हो जिसने बच्चे पैदा किए हैं? हर औरत करती है, और फिर थोड़ा बहुत तो तुम्हें सहना पड़ेगा ही। बड़ी लापरवाही से बोला। बिल्कुल सही कहा सौरभ, मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ, पर क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? नहीं, वो तो पूरे परिवार की होती है। शायद ये बात आपको बताना आपकी माँ आपको भूल गई। और जब जिम्मेदारी आई तो किसी को दर्द तो किसी को नियम याद आए। ये सब तब क्यों याद नहीं आता जब एक लड़की को ताने दिए जाते हैं। 2 साल होने आए, लगता है बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। कोई कमी है इसमें? मेरा लड़का फंस गया, अब मेरे लड़के का क्या होगा? वंश कैसे बढ़ेगा? ये सब बोलने से पहले किसी को कोई नियम याद नहीं आते। अब जब आज बच्चा पैदा हो गया तो सब नियम बनाकर बैठे हैं। पोता हो गया तो मुझे मायके नहीं जाने दिया, 40 दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा। मगर कोई मुझे ढंग से खाना तो दो। लड्डू, घी, दूध। ऑपरेशन हुआ है कहकर नहीं देते। दूध में ताकत कहाँ से आएगा? बच्चा कैसे पनपेगा? कुछ नहीं तो मूंग की दाल, दलिया और 2 रोटी तो ढंग से दे दो। वो भी दरवाजे से सरका कर चले जाते हैं, जैसे कि मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। ऑपरेशन का बहाना बनाकर ही मालिश वाली भी नहीं लगाई कि थोड़ी मदद वहीं कर जाती। आज जब मुझे सबकी ज़रूरत है तो सबने हाथ ऊपर कर दिए। अब क्यों नहीं करते अपने आरव की देखभाल? 2 साल से जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो दोष मुझे देते थे। आज जब बच्चा हो गया है तो छोड़ कर बैठ गए हैं। और 7 जन्म तक साथ निभाने वाले पति ने कितनी आसानी से कह दिया, सहन करो। क्यों ना एक बार तुम सहन करो? कुछ नहीं तो पेट पर 5 किलो का पत्थर बांध लो, फिर पता चल जाएगा सहन करना किसे कहते हैं। अगर 1 घंटे भी बांध कर रख लिया ना तो मेरा नाम बदल देना। एक तरह से ये मेरे साथ अन्याय है, और इसके खिलाफ मैं बोल कर ही रहूँगी। आप खुद ही सोचें, कल आप अपने बूढ़े होते माँ बाप की सेवा मुझसे किस मुँह से करवाएंगे? आज यहाँ सब मिलकर मेरी बेकदरी कर रहे हैं, क्या मैं कल इज्जत से उनकी कदर कर पाऊँगी? और उसका कारण भी आप ही होंगे। गुस्से में रेनू बोली। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे कमरे में आ गया। माँ ने तो सख्त हिदायत दी थी, पर मैं ही मूर्ख हूँ। सौरभ रेनू की बात सुन झुंझलाकर बोला। हाँ, तुम माँ की ही बात मानो। अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता मत करना। चाहे हम मर जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं, उसमें भी अगर बच गए तो फिर तुम मेरा इस्तेमाल करना, और मेरा बच्चा कहकर सीना चौड़ा कर लेना। मगर जब संभालने की बात आई तो कमरे में मत घुसना। एक बात बताइए, मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, ऊपर से छोटा सा बच्चा संभालना पड़ता है। आप अगर थोड़ी सी मदद कर देते तो आपका क्या जाता? मगर नहीं, माँ ने कह दिया पत्थर की लकीर। आपकी खुद की अकल तो मिट गई है।
आपका खाना पीना तो सब माँ कर ही रही हैं। ऑफिस गए, ऑफिस से आए, टीवी देखा और सो गए दूसरे कमरे में। कभी सोचा कि मेरी पत्नी कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं। सौरभ, इस समय मुझे जहाँ अनुभवी हाथों की ज़रूरत है, उसी तरह आपके प्यार और सहारे की भी ज़रूरत है। ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आती? कहते हुए रेनू फपक कर रो पड़ी। रेनू को रोते देख सौरभ को समझ आया, कहीं न कहीं इसकी हर बात सही है। बच्चा नहीं हो रहा था तब भी इसने मानसिक तनाव झेला, बच्चा होने लगा तो मानसिक और शारीरिक तनाव झेला और अभी भी झेल रही है। यहीं अगर हम सब घर वाले मिलकर इसकी परेशानी बांट लेते तो आज ये इतनी चिड़चिड़ी ना होकर खुश होती। मगर नहीं, हम तो सिर्फ वंश बढ़ गया यही सोच सोच कर खुश हैं। अरे जब एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसकी देखभाल और जिम्मेदारी भी तो सबकी बनती है। आखिर ये माँ बनी है, तपस्या इसकी है, मगर मैं भी तो बाप बना हूँ। माँ बाबूजी भी तो दादा दादी बने हैं। सच ही तो है, जिम्मेदारी हम सबकी है। फिर हम क्यों बच्चे का बोझ सिर्फ माँ पर डालकर फालतू के नियम कायदे बना रहे हैं? सौरभ ने तुरंत रोते हुए मुन्ने को गोद में उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर चंपा बाई जी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सौरभ ने उससे कहा, सारा काम छोड़ दूध दलिया तैयार करो और भाभी के कमरे में देकर आओ। मगर भैया, माँ जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बहुत डांट लगाएंगी। भाभी का खान पान तो माँ जी ही संभालती हैं। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ वो सुनो। सबसे पहले दलिया निकालो, तैयार करो, उसे देकर आओ। बाकी काम और बातें बाद में। क्या हुआ लल्ला, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या देकर आना है? किसको देकर आना है? अनामिका जी रौबदार आवाज में बोली। माँ रेनू बहुत परेशान है, बच्चा रात भर परेशान करता है, दूध भी नहीं उतरता ढंग से, बेचारी मुरझा गई है। वाह बेटा, बड़ी चिंता होने लगी पत्नी की और माँ के सब नियम धर्म भूल गया। देखा, मैंने मना किया था ना, उसके कमरे में मत घुसना, और देख क्या हुआ। माँ से जबान चलाने लग गया। और एक बात बता, मुन्ना को तू कमरे से बाहर लेकर क्यों घूम रहा है? सूतक लगा है, इसे कमरे में ही रहने दे, जा छोड़ कर आ। और चंपा, तुम नाश्ता तैयार करो, उसके लिए रोटी और मूंग की दाल बाद में बनाना। मगर माँ, मैंने तो दलिया बनाने को बोला है, अभी उसे भूख लगी है। तुम चुपचाप ऑफिस जाओ, ज़्यादा घर के मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं। नहीं, ये गलत है। आपको क्या लगता है उसे हमारे सहारे की ज़रूरत नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अब महीने भर की छुट्टी ले रहा हूँ। मुन्ना को भी मैं संभाल लूँगा और उसके खाने पीने का ध्यान मैं खुद रख लूँगा और उसके कमरे में ही सोऊंगा, ताकि रात में मुन्ना परेशान करे तो मैं भी संभाल सकूं और वो थोड़ा आराम कर सके। वो मेरी पत्नी है, अगर उसे कुछ हो गया तो आप समझ सकती हैं मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। मुन्ना को कौन संभालेगा? माँ, बहुत हुए आपके नियम सूतक, मैं नहीं मानता जहाँ किसी की जान चली जाए वहाँ ये सारे नियम कायदे कानून भूल जाना चाहिए। बोल रेनू के कमरे में चला गया। अपने बेटे में आए अचानक परिवर्तन को देख अनामिका जी घबरा गईं। अगर ये नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाएगा तो महीने का खर्चा कौन चलाएगा? यहीं तो मेरा कमाऊ पूत है और उन्हें अच्छे से पता था वो अपनी बहू की जिम्मेदारी से बचने के लिए ही ऐसा कर रही हैं। जानबूझकर ही उसे खाना खाने को नहीं दे रही हैं। पैसे बचाने के चक्कर में मालिश वाली नहीं लगाई। बस कैसे भी कर कर सूतक के 40 दिन निकल जाएं तो फिर से बहू को रसोई में झोंक देंगी, यही सोच कर बैठी थी। मगर ये क्या, ज़्यादा अकड़ दिखाई तो बेटा बहू और पोता सब हाथ से चले जाएंगे। फटाफट चंपा से दूध दलिया तैयार करवाया और लड्डू तैयार करने के लिए सामान निकाल कर भूनने सेकने को बोल रेनू के कमरे में पहुंच बोली, बहू, सबसे पहले नाश्ता करो, जिससे तुम्हें ताकत आएगी। और दोपहर से मालिश वाली को बुलाया है, तुम्हारी और बच्चे दोनों की मालिश करेगी। और तो और मैंने डॉक्टरनी से पूछ लिया है, ऑपरेशन में शुरू में लड्डू नहीं दे सकते, मगर कुछ दिन बाद शुरू कर सकते हैं। कल से तुम्हें लड्डू देना शुरू कर दूंगी ताकि तुम्हें ताकत बनी रहे और मुन्ना भी भूखा नहीं रहेगा। अच्छा लल्ला, एक काम कर, तू निश्चिंत होकर दफ्तर जा, मैं जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखूंगी।
और दीपा मीना को कॉलेज से आने दे। एक एक कर रात में यहीं सोने की ड्यूटी उनकी लगाऊंगी, ताकि मुन्ना रात में उठे तो बहू को परेशानी ना हो और वो आराम कर सके। ठीक है माँ, तुमने अच्छा निर्णय लिया, मगर आज की तो मैंने छुट्टी ले ली है। कल रविवार है, 2 दिन तक मैं मुन्ना के साथ ही रहना चाहता हूँ। इतने दिन से इन दोनों के बारे में नहीं सोचा, मगर साथ रहकर इनका सहारा मैं भी बनना चाहता हूँ। रेनू अचानक हुए इस बदलाव को देखकर आश्चर्य में थी और अनामिका जी अपने बेटे की बात सुन मुंह बिचकाकर कमरे से बाहर निकल गईं। अब उन्हें भी समझ आ गया कि सही को सही और गलत को गलत कहने का समय आ गया है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।